दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज आपका पीसीटी का पेपर डिस्कशन लेकर आपके सामने है, केमिस्ट्री का पोर्शन। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने पेपर डिस्कशन को रिस्पेक्टेड सिंह सर की मुहिम के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो बेटा जो शुरुआत के 35 क्वेश्चंस होंगे वो मैं डिस्कस करूंगा और उसके बाद वाले जो 35 क्वेश्चंस होंगे वो रिस्पेक्टेड उपेंद्र सर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन। तो ये जो स्मॉल m है ये मोलैलिटी के लिए, और 1 m एक्वस सोल्यूशन अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम इसको बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ सॉल्यूट is present in 1 kg सॉल्वेंट वाटर हो जाएगा। ठीक है, यही इस लाइन का मतलब है। तो अब आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, आप इसको देख सकते हो। तो अब यहां पर आपको 1 kg सॉल्वेंट दिया हुआ है इस लाइन के हिसाब से, तो 1 kg, तो यहां पे सबसे पहले मोल ऑफ सॉल्वेंट अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 अपॉन 18। तो 1000 अपॉन 18 हम करते हैं, आइए आपके सामने। तो एक एक कैलकुलेशन हम लोग करके देखेंगे। 1000 अपॉन 18 तो 55.5 आता है। हालांकि सबको याद है ये, लेकिन फिर भी हमने कहा निकाल के दिखा दें आपको। तो 55.5 आ जाएंगे मोल। अब देखिए क्या करना है, फॉर्मूले में रखना है। तो 1 मोल ऑफ सोल्यूट 1 अपॉन 1 प्लस 55.5, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 56.5। 1 अपॉन 56.5, तो ये अब सॉल्व होके जो आएगा वो 0.017 आ जाएगा। 0.017 क्या आ जाएगा? 0.017 फोर्थ ऑप्शन में दिया है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। ठीक है, आगे चलें। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? बहुत ही इजी सवाल था। मोल फ्रैक्शन आपसे सॉल्यूट का पूछा था इन्होंने। 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन दिया हुआ था, तो 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट था 1 kg सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट हुआ वाटर, हमने वाटर के मोल निकाले सबसे पहले और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के फॉर्मूले में रख दिए, कैलकुलेशन करके आंसर आ गया फोर्थ। तो आपके सामने है, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गेव द फॉलोइंग रिजल्ट ऑन एनालिसिस। कार्बन 40%, हाइड्रोजन 13, नाइट्रोजन 46 और ये इस तरह से दिया। इंपेरिकल फार्मूला पूछा है। इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट फार्मूला। सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे, फिर इसके बाद इनके परसेंटेज मेंशन करेंगे, फिर इसके बाद हम इनके मोल लिखेंगे, फिर इनका मोल रेशियो लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो अगर आप एलिमेंट देखोगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो कार्बन कितना है? 40, ये कितना है? 13.3। ठीक है, ये कितना है? 46.6। तो अब इसके मोल निकाल लो, 40 अपॉन 12 कर दो। ठीक है, तो 40 अपॉन 12 इसका क्या होगा? 13.3 अपॉन ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 46.6 अपॉन 14। देख लीजिए यहां से सबसे पहले हम लोगों ने इसके मोल निकाले हैं। सबसे पहले इसके मोल निकाले हैं, आप इसको देख सकते हो। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये जो है, अगर आप देखते हो ध्यान से, तो ये सॉल्व होने पे आएगा 3.3 के आसपास। आसपास में ले रहा हूं क्योंकि हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा है, फार्मूला पूछा है। ठीक है, तो अब ये कितना आ रहा है? 13.3 आ रहा है। ये कितना आएगा? ये भी जो है 46 पॉइंट में कैलकुलेट कर लेता हूं आपके सामने ही। 46.6, 3 पॉइंट समथिंग ही आएगा। 46.6 डिवाइडेड बाई 14, ये भी 3.3 आ रहा है, ये भी 3.3 आ रहा है। तो अब जो सिंपलेस्ट नंबर होता है उससे सबको डिवाइड करना है। तो ये 3.3 अपॉन 3.3 बराबर 1 आ गया। ये आ गया, है ना?
तो ये नियर अबाउट 4 के बराबर आ गया। 3.3 डिवाइडेड बाई 3.3 ये 1 के बराबर आ गया। तो C कितने हैं? 1 हैं। C कितने हैं? 1 हैं। H कितने हैं? 4 हैं। N कितने हैं? तो CH4N। CH4N विल बी द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो CH4N किस ऑप्शन में, यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन जो है 72 का वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आप इसको देख सकते हो, देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। 72 का तीसरा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। CH4N आपके सामने है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए 73 की बात कर रहा है। मोलैलिटी ऑफ लिक्विड HCl, डेंसिटी दी है 1.17 ग्राम पर सीसी। बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो सीधे सीधे मोलैलिटी हम निकाल सकते हैं। 1.17 इंटू 1000 अपॉन MW, इसका कितना होगा? 36.5। ठीक है, और HCl है तो आप यही लिखोगे। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। बहुत सिंपल सवाल था। कैलकुलेशन इसीलिए मैं आपके सामने करता हूं कि 1.17 इंटू 1000, तो ये हो गया 1170 अपॉन 36.5 डिवाइडेड बाई 36.5, तो ये 32.05 आ रहा है। 32.05 आ रहा है। एक सिंपल सवाल था बहुत। 32.05 तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा 73 का। आप देख सकते हो 73 का थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 74 में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको मोल निकालना है, फिर Na से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप देखोगे तो 7/28 ये मोल हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया? 1/4 मोल। तो 1/4 Na मॉलिक्यूल हो गए N2 के, कोई दिक्कत तो नहीं है। 7 ग्राम H2 अगर दिया हुआ है, 7 ग्राम H2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 7/2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3.5 मोल। तो ये कितना हो जाएगा? 3.5 Na। समझ में आ रहा है? NO2 16 अपॉन, अब यहाँ पे देखिए कितना है, ये हो गया 32 46, 16/46 ये मोल हो गए। तो अगर मैं देखूंगा 8/23 हो जाएगा Na, इतने इसके मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो ये भी कम ही है, सबसे ज्यादा आपको यही लग रहा है। अब ये 16/32 हो जाएगा, तो 0.5 मोल है, तो 0.5 Na मॉलिक्यूल्स O2 के हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा आपसे यहाँ पे पूछा था, आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन आपको बता रहा है। तो सेकंड ऑप्शन के साथ हम लोग इसमें चले जाएंगे, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का। 74 का सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत ही सिंपल सवाल था, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे थे। तो आप सबसे पहले मोल निकाल लीजिए, फिर Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन के सामने। इनऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है 4.74 ग्राम, इसमें 0.39 ग्राम पोटेशियम है, 0.27 ग्राम एल्युमिनियम है, 1.92 ग्राम सल्फेट रेडिकल प्रेजेंट है, 2.16 ग्राम वाटर प्रेजेंट है। ये हटाइए यहां से, -1। द मोलर मास ऑफ कंपाउंड आपको 948 दिया हुआ है, आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि इंपेरिकल फार्मूला को निकालना, और इंपेरिकल फार्मूला आ जाएगा तो फिर हम इंपेरिकल वेट निकालेंगे। मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, आपस में रिलेट करके मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हालांकि बहुत सारे लोग इस अप्रोच को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर पोटास एलम का फार्मूला नजर आ रहा है। हम आपको 1 बाय 1 एक एक स्टेप में आपको करके दिखाने जा रहे हैं कि कैसे करते हैं, जैसे अभी किया था हम लोगों ने। फिर से वही लिख लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एलिमेंट कौन कौन से यहाँ पे दिए हैं? पोटेशियम दिया है, इसके बाद एल्युमिनियम दिया है, इसके बाद सल्फेट दिया है, इसके बाद वाटर दिया है। तो ये कितने ग्राम दिया है बेटा? 0.39, 0.27,
1.92, 2.16। अब इसके लिए मोल निकाल लीजिए, इसके लिए मोल निकाल लीजिए, सबके मोल निकालेंगे। फिर जो सबसे कम वैल्यू होगी, जो सबसे कम वैल्यू होगी उसके लिए हम लोग डिवाइड करेंगे, उससे सारी वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे, यही तो करते हैं। तो आइए सबसे पहले इनके हम सबके मोल निकालते हैं। तो 0.39 अपॉन 39.1 या 39 मान लेते हैं, तो ये 0 पॉइंट आ जाएगा कितना, 0099, ये आ जाएगा। इधर आ जाइए, 0.27 और इधर आ गया, ये आ गया 27, तो ये आ गया 0.010 आ गया। इधर आ जाइए, सल्फेट है 1.92 और ये हो गया 96 हो जाएगा। देख लीजिए, 4 ऑक्सीजन के लिए क्या हो गया, 16 इंटू 4 64 और 32 96 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, ये आ जाएगा 0.019 और ये 2.16 है, इसको 18 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.120। आप ये देख सकते हैं सबसे पहले, फिर इसके आगे हम चलेंगे। अब हमें इसके आगे चल के मोल रेशियो निकालना है। क्या निकालना है हमें मोल रेशियो निकालना है, मोल रेशियो निकालना है। तो इसमें जो सबसे सिंपल नंबर है वो 0.009 है, 0.009 वाला सबसे सिंपल नंबर है। तो इसी नंबर से हम सबको डिवाइड कर दें, तो अगर इसी नंबर से सबको डिवाइड करेंगे तो 0.009 और एक डिजिट हम कम कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसको अगर हम ले लें 0.009 तो ये तो 1 आ गया। इधर आ जाइए, 0.010 और 0.009 हमने कर दिया, तो ये अप्रोक्सीमेट इसी के बराबर 1 के बराबर हो जाएगा। 9 है ना, तो ये 9 है, तो ये जो 9 है ये 1 हो जाएगा इस डिजिट पे आके, एक डिजिट पहले आ जाएगा ना, तो ये भी अप्रोक्सीमेट 1 हो गया। इधर आ जाइए, 0.019 अपॉन, अगर हम यहाँ पे देखते हैं 0.019 अपॉन 0.009, तो ये जो है नियर अबाउट 2 हो जाएगा। देख लीजिए, 9 2 18 होता है ना, तो इस तरह से आप डायरेक्ट देख सकते हो। इधर आ जाइए, 0.120 अपॉन 0.009, तो ये जो है 12 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, किसके आसपास आ जाएगा, 12 के आसपास आ जाएगा। तो अब ये मोल रेशियो से हम यहां से सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते थे इसका। आप देख सकते हो, इसका जो EF हो जाएगा, अब इंपेरिकल फार्मूला, वो क्या हो जाएगा, KAl सल्फेट, है ना, और यहां पर H2O अगर देखोगे तो ये 12 हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, इस तरह से ये फॉर्म आ गया। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो डॉट में हम अभी कर लेंगे, फिलहाल मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ये इंपेरिकल फार्मूला है, KAl फिर सल्फेट हो गया और 12 मोल्स ऑफ H2O हो गया। ठीक, अब हमें क्योंकि क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट दिया, मोलर मास आपको दिया हुआ है, तो हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। n की वैल्यू कब आएगी, जब हमारे पास इंपेरिकल वेट होगा। तो आइए इंपेरिकल वेट हम देखते हैं, क्या देखते हैं, इंपेरिकल वेट। तो इंपेरिकल वेट अगर हम देखेंगे, तो इंपेरिकल वेट अगर हम देखेंगे तो 39.1 प्लस 27 प्लस सल्फेट का कितना था, 96 था ना, तो 2 इंटू 96 प्लस 12 इंटू 18, तो सॉल्व करते हैं जब हम ये, तो 474 आ जाता है। कितना आ जाता है, 474 आ जाता है। अब आप देख लीजिए, 474 आ गया। अब जो n होता है, n बराबर होता है MW अपॉन EW, मॉलिकुलर वेट अपॉन इक्विवेल, ये इंपेरिकल वेट, है ना। ये कितना दिया है बेटा, 948, और ये कितना दिया, 474, तो कितना हो गया, 2 हो गया। ये कितना हो गया है, 2 हो गया। समझ में आ रहा है। अब अगर ये 2 हो गया है तो अब हम ये जानते हैं मॉलिकुलर फार्मूला बराबर n इंटू इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला बराबर n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। अब मॉलिकुलर फार्मूला हमें निकालना है, तो MF बराबर, ठीक है इसको मैं हटा रहा हूं, MF बराबर n कितना हो गया, 2, और ये इधर सब क्या दिए हैं, KAl, इसके बाद सल्फेट, है ना,
और इसके बाद क्या दिया है 12H2O। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे ये 4 हो जाएंगे, सल्फेट कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पोटेशियम कितने हो जाएंगे 2, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K2SO4, एक सल्फेट चला गया इसके साथ। और ध्यान देना एल्युमिनियम कितने हैं, एल्युमिनियम यहाँ पे एल्युमिनियम भी अभी अब हो गए 2, Al2 हो गया। अब सल्फेट मेरे पास कितने बचे 3 बचे, तो Al2SO4 थ्राइस हो गया, और जो 2 है वो मल्टीप्लाई हुआ 12 से तो 24 वाटर हो गया। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 में। देख लीजिए कैलकुलेशन थी सवाल में, आप बहुत सारे लोगों ने इसको पोटास एलम का फार्मूला जानते हैं तो वैसे भी किया होगा। ठीक है, तो हमने आपको पूरा डिटेल्ड वे में बता दिया कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, कैसे ये क्वेश्चन आएगा। तो थर्ड ऑप्शन 75 का जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देख लीजिए। ठीक, आगे चलें, आगे चलें, चलिए 76 कह रहा है आपसे कि इस क्वेश्चन में आपको मुझे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। तो बोहर मॉडल ऑफ एन एटम के लिए आपसे कह रहा है कौन सा जो है इनकरेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, बिल्कुल ठीक बात है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड, बिल्कुल सही है, एनर्जी एक्सप्रेशन हम पढ़ते ही हैं। ठीक है, nth ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन एमिट रेडिएशन व्हेन दे जंप फ्रॉम अ लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, गलत बात है। ये एमिट नहीं करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और अगर एमिट करना है तो हायर टू लोअर होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया बेटा, है ना। तो इनकरेक्ट पूछा था तो तीसरे के साथ ही हम लोग चले जाएंगे। समझ में आ रहा है, यहाँ एमिट की जगह या तो एब्जॉर्ब होना चाहिए था, या तो अगर एमिट आप चाहते हो लिखा रहा है तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट नहीं, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करने पर जो है एमिट करता है रेडिएशन। ठीक, तो थर्ड जो है यहां पर इनकरेक्ट हो गया, सिंपल सवाल था। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन गिवन ऑर्बिट इज क्वांटाइज, बिल्कुल सही बात है। MVR बराबर NH/2π, हम लोग इसको पढ़ते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो तीसरा ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 76 में वो इनकरेक्ट हो गया है, आप इसको देख सकते हो। फिर हम आगे चल रहे हैं, आगे चलें, चलिए। द टोटल नंबर ऑर्बिटल ऑफ फोर्थ एनर्जी, n बराबर 4 आपसे कह रहा है, तो n का स्क्वायर कर देंगे तो 16 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल हो गया है, ठीक है ना। तो अब इसको ऐसे भी कर सकते थे, n बराबर 4 अगर हम लेते हैं तो हम एक बात जानते हैं, देखो 4s 4p 4d 4f, s में कितने 1, p में कितने 3, d में कितने 5, f में कितने 7, है ना। तो देखो 1 3 4 4 5 9 और 7 16, इनका सबका सम कर लो 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। एक तरीका ये भी है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन हो तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो वो 32 हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, इसका तीसरा सही हो गया। 78 द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देखिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूछा है क्या है। तो सर हाइजेनबर्ग कहते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द पोजीशन, द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, तो ये बात हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में जानते हैं। द पोजीशन एंड वेलोसिटी, आपसे ये नहीं कह रहा है कि कौन सा आसपास है, आपसे कह रहा है प्रिंसिपल क्या कहता है ना। ये बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ लोग अपने मन से आर्गुमेंट करते हैं, है ना। तो ये आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है क्या कहता है। तो ये देखिए तीसरा दिया हुआ, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। तो यही बिल्कुल जो है वो हम लोग पढ़ते हैं, तीसरे के साथ हम लोग चले जाएंगे। द एग्जैक्ट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन बी डिटरमाइंड, गलत बात है। द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड प्रिसाइजली, मोमेंटम की बात हो रही थी। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इन एन एटम कैन नॉट बी क्वांटिटाइज, ये नहीं बताता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तीसरा ऑप्शन जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट है यहाँ पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में आइए। इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ,
स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज, इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो देखिए क्या होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, एच अपॉन एम वी, एच अपॉन एम वी होता है, ठीक है। तो अब यहां पर अगर स्पीड बढ़ रही है, अगर आप देख रहे हो तो बेटा आप सीधे सीधे देख सकते हो वेवलेंथ अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, ध्यान से देख लीजिए, है ना। तो डिक्रीज हो जाएगी, 79 का सेकंड होना चाहिए, ठीक है ना, 79 का सेकंड होना चाहिए, देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, विच ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करेस्पॉन्ड टू द थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो n बराबर 2 इसके लिए जो होता है वो बेस लाइन है, हम सब लोग जानते हैं, तो थर्ड लाइन के बारे में बात कर रहा है। तो n बराबर 2 पे आना है, तो बना लीजिए, और n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, तो एक इधर से आ रहा है, इधर से, तो थर्ड लाइन यही हो गई, n बराबर 5 से n बराबर 2। क्या कोई ऑप्शन दिया हुआ है, n बराबर 5 से n बराबर 2? फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो, 80 का फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। आप देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जो साइज होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में जेड इफेक्टिव के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और हम जानते हैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। हेलोजन तक की मैं बात कर रहा हूं यहां से आपके साइज के लिए, है ना। तो BCNO दिया है, BCNO, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, डिक्रीज होता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहां पर अब आपको ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा B, फिर C, फिर N, फिर O, BCNO। देख लीजिए ध्यान से, BCNO किस ऑप्शन में है, तो कहते हैं सेकेंड ऑप्शन में है, ध्यान से देख लीजिए, BCNO, है ना, ठीक है। चलिए, तो BCNO सबसे ज्यादा B, और इंक्रीजिंग आपसे कह रहा है तो फिर ऐसे भी कर सकते हो, ONCB, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे हम लोग 81 में। क्वेश्चन नंबर 82, द मोस्ट बेसिक अमंग द फॉलोइंग। आए हुए सवाल हैं सारे। L2O3 का नेचर हम सब लोग बहुत पहले से जानते हैं, एम्फोटेरिक होता है। इसी तरह AS2O3 भी एम्फोटेरिक होता है, याद रखना है तुमको। Na2O जो है ये बेसिक होता है। SiO2 P2O5 नॉन मेटल ऑक्साइड, ये जो है SiO2 और P2O5 एसिडिक होते हैं, ठीक है ना। हमने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया हुआ है कई बार कि जब हम लोग ये देखते हैं कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड जनरली एसिडिक होते हैं, N2O, NO, CO को छोड़कर, ठीक है ना। और L2O3, S2O3 NCERT में दिए हैं, एम्फोटेरिक है, Na2O बेसिक है। तो इसमें सबसे ज्यादा बेसिक आपसे पूछा है कौन है, तो सेकंड ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 82 में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट रेडियस। तो स्मॉलेस्ट रेडियस के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले Na और Mg में अगर हम देखें, Na और Mg में अगर हम देखें, तो Na और Mg में लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस घटता है, तो Na का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा Mg से। अब Na और Na प्लस में तुम जानते हो कि जो पेरेंट एटम होता है उसका साइज अपने कैटायन से बड़ा होता है, तो Na का साइज Na प्लस से बड़ा हो गया, ध्यान से देख लीजिए, Na का साइज Na प्लस से बड़ा हो गया। अब Mg का साइज भी Mg2 प्लस से बड़ा हो गया है, Mg का साइज भी Mg2 प्लस से बड़ा हो गया है, समझ पा रहे हो। अब Na प्लस और Mg2 प्लस में Na प्लस का साइज Mg2 प्लस से बड़ा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, सारा हमने सब कुछ निकाल दिया। इन्होंने पूछा स्मॉलेस्ट, हमने आपस में ही इतना कंपेयर कर दिया कि आप कुछ भी निकाल सकते हो जो पूछा हो। तो Na और Mg यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो आप इसको देख सकते हो कि Na और Mg में Na बड़ा हुआ, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे
तो Na और Na प्लस में Na बड़ा हुआ, Mg और Mg2 प्लस में Mg बड़ा हुआ, Na प्लस और Mg2 प्लस में Na प्लस बड़ा हुआ। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा Na, फिर Mg, फिर Na प्लस और फिर फाइनली Mg2 प्लस आएगा सबसे लास्ट में। तो Mg2 प्लस जो है वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, Mg2 प्लस सबसे लास्ट में है, देखिए ध्यान से, Mg2 प्लस स्मॉलेस्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। सिंपल सवाल था बहुत। सबसे ज्यादा Na, फिर Mg, फिर Na प्लस, फिर Mg2 प्लस, ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो Mg2 प्लस फोर्थ ऑप्शन के साथ चले जाएंगे 83 में। 84 में चलेंगे। द एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज स्लाइटली लेस देन ऑफ एल्युमिनियम। देखिए जब हम बात करते हैं बोरॉन फैमिली की, तो एल्युमिनियम गैलियम बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ते ही हैं। अब बोरॉन और एल्युमिनियम में बोरॉन की ज्यादा होती है, अब ये बात हम जानते हैं, लेकिन हमसे यहाँ पे कह रहा है एल्युमिनियम और गैलियम के बारे में बात करनी है। तो ऊपर से नीचे जाने पे नंबर ऑफ सेल बढ़नी चाहिए, लेकिन हमने नोटिस किया गैलियम की ना बढ़ के एल्युमिनियम की साइज ज्यादा हो जाती है। एल्युमिनियम की साइज होती है 143 pm और गैलियम की होती है नियर अबाउट 135 pm। तो ज्यादा किसकी होनी चाहिए? गैलियम की, लेकिन होती किसकी है? एल्युमिनियम की। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गैलियम के पास d ऑर्बिटल है, और जब d है तो d की शील्डिंग कैसी होती है? d की शील्डिंग होगी पुअर, और अगर शील्डिंग पुअर है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो डिस्टेंस कम होगी, और डिस्टेंस कम होगी तो देखो रेडियस कम हो गई। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप देख सकते हो। और ऊपर से नीचे जाने पर अगर हम देखेंगे, ऊपर से नीचे जाने पर हम देख रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है ना, और नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, डी इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो डी इलेक्ट्रॉन के साथ साथ अगर हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये भी उसका जो है एक इसी का फॉर्म है। तो हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ गैलियम, ये तो बहुत गलत बात है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन गैलियम, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बिल्कुल सही बात है। इंक्रीज, ये नीचे जा रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये भी इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये इसी का सब फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा दोनों के साथ हम चले जाएंगे, अर्थात फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। फिर से सुन लीजिए, एल्युमिनियम और गैलियम में एल्युमिनियम का साइज ज्यादा है, तो उसके पीछे रीजन है गैलियम के पास डी ऑर्बिटल है, डी की शील्डिंग पुअर है, पुअर शील्डिंग अट्रैक्शन बढ़िया, साइज कम होगा, और साथ साथ यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो आपको हमने साइज और जेड इफेक्टिव में जो रिलेशन है वो बताया ही है। ठीक है, तो वो डिक्रीज हो जाएगा, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज फिर इसका जो है देखिए कम हो गया। ठीक है, तो ये आपके सामने दिया हुआ है, फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 85 इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात कर रहा है। तो देखो Cl जो है उसकी एफिनिटी ज्यादा होती है, सब लोग जानते हैं हम लोग, तो इसको तो जानते ही हैं हम लोग। तो Cl Bri अपने को सेकेंड ऑप्शन के साथ चले जाना। बहुत ही सिंपल सवाल है, आप इसको देख सकते हो, है ना, बहुत ही सिंपल सवाल है, आप इसको देख सकते हो। तो सेकेंड ऑप्शन के साथ हम लोग चले गए 85 में। 86 में आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एज हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट हाईएस्ट निकालनी है। CO2 देख लीजिए, एक लीनियर है तो ये म्यूचुअल कैंसिल हो गया, डाइपोल मूवमेंट इसका 0 हो गया। BF3 की बात करते हैं, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आया, तो डाइपोल मूवमेंट 0 इसका भी हो गया। NH3 की बात कर रहे हैं, ये लोन पेयर है भाई, है ना। तो अब आप ध्यान से देखो, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर, आइटम से लोन पेयर, डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो हो गया, अभी तक यही नॉन जीरो था। CH4 है, इसका भी डाइपोल मूवमेंट 0 हो जाता है। ठीक है, सिमेट्री के कारण। तो यहाँ पर NH3 थर्ड ऑप्शन जो है 86 में वो बिल्कुल सही है, यही हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट को बताने का काम कर रहा है, देख सकते हैं आप ध्यान से। ठीक है, 86 में थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, आप इसको देख सकते हो, देख लीजिए। ठीक है,
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तो हम इसको बॉन्ड ऑर्डर से भी कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको बॉन्ड ऑर्डर से भी कर सकते हैं, हम सब लोग इसको जानते हैं, है ना। अगर हम N2 की बात कर रहे हैं तो N2 में N ट्रिपल बॉन्ड, ये एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, आप देख सकते हो। O2 दिया है, O2 में ये जो है ये डबल बॉन्ड पाया जाता है। F2 दिया है, F में ये सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा, तो N2 के लिए बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। हम इसमें सारे ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर N2 का, फिर O2 का, फिर F2 का, तो यही बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, N2 का, O2 का, फिर F2 का। N2 O2 F2, N2 O2 F2, थर्ड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 87 देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। अब ये नीट 2017 का सवाल है, रैपिड फायर में आपको मैंने कई बार बताया है, आप देख सकते हो ClF3 के बारे में। तो देखिए ClF3 अगर आपसे कहता है तो ClF3 में 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं, ध्यान से देख लीजिए। इसके कारण इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d हो जाएगी। समझ में आ रहा है, sp3d हो जाएगी। तो अब आप ध्यान से देखिए, Cl ये F हो गया, ये F हो गया, ये F हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। अब शेप इसका क्या होगा, तो शेप के लिए मैंने कहा था लोन पेयर को छिपा लिया करिए, है ना। तो इसका शेप हो जाएगा बेंट टी शेप, बेंट टी शेप। देखिए लोन पेयर जब छिपाओगे तो आपको ऐसा नजर आ रहा है ना, ये तो ये टी शेप तो है, तो बेंट टी शेप, यस ये टी शेप आपको दिया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 88 में। देखो थोड़ा बेंट हो जाएगा लोन पेयर की वजह से, है ना, हालांकि टी शेप तो रहेगा ही रहेगा। थर्ड ऑप्शन 88 का। क्वेश्चन नंबर 89 आपसे देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 आपसे, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर O2 शोज दैट इट हैज आ, तो O2 हम सब लोग जानते हैं पैरामैग्नेटिक होता है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम सब लोग इसको जानते हैं। तो मैं इसको बना के भी आपको दिखा दे रहा हूं। O2 के लिए अगर हम बात करते हैं 16 इलेक्ट्रॉन की, तो ये हो जाता है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, ठीक है, पाई 2px बराबर पाई 2py, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, ठीक है। आप देख सकते हो तो अब यहाँ पे पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, तो कितने हो गए, 2 4 6 8 10 12 14, तो अब एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। कितने अनपेयर्ड हैं, 2 इलेक्ट्रॉन या 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इन ABM, है ना, एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ज्यादा एनसीईआरटी का फेमस है, कई बार आपसे बताया है। तो 89 में सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, इन विच मॉलिक्यूल डज द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिमेन्स कंप्लीटली एम्प्टी, तो इसमें जो है अगर हम बात करते हैं तो अगर पाई स्टार एम्प्टी है तो ऐसे भी समझ सकते हो इलेक्ट्रॉन कम होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन देखो सबसे ज्यादा कम किसमें है यहाँ पर, अगर हम आपसे बात करते हैं कि पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन ही ना हो, तो पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन कब नहीं होंगे, आप मुझे बताइए। पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन कब नहीं होंगे, पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जब नहीं होंगे जब हम ये कह देंगे कि आइए पहले भर के देख लेते हैं एक एक करके सारे ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो N2 में अगर हम देखें तो N2 के लिए 14 इलेक्ट्रॉन, N2 के लिए 14 इलेक्ट्रॉन अगर हम देखते हैं, इसमें अगर हमने देखा था, हाँ चलिए, तो N2 के लिए 14 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2,
सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। आप ये देख सकते हो 8 हो गए। अब इसके बाद पाई 2px बराबर पाई 2py सिग्मा 2pz, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसमें भी तो अगर देखें एक एक प्लस एक प्लस एक, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो एंटी बॉन्डिंग में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन है, और बॉन्डिंग में कितने आ रहे हैं, 6 4 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर भी एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मॉलिक्यूलर खाली है, ये भी खाली है, आप इसको भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी एम्प्टी है। C2 को देखो, तो C2 में भी अगर हम देखेंगे तो C2 में भी C2 की जब हम बात करते हैं तो C2 में 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें भी वही सेम चीज हो जाएगी, इसमें भी वही सेम चीज हो जाएगी। आप देख सकते हैं 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, है ना। तो अब आप यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, पाई 2px पाई 2py, तो ये कितने हो गए, 8 हो गए, 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे भी 1 1 + 1 आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पर भी जो है पाई इनकम्प्लीट है, पाई स्टार इनकम्प्लीट है बेटा, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो ए और बी इसमें जो है वो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा है, आप इसको देख सकते हो। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन इसमें जा ही नहीं रहा है, ठीक है ना, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा है। आपसे यही तो पूछा है, इन विच मॉलिक्यूल डज द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल थ्योरी रिमेन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एम्प्टी बचाओ, पाई स्टार, तो पाई स्टार इसी में एम्प्टी बचा है। 14 तक के लिए यही तो अरेंजमेंट होते हैं। 14 से जब ज्यादा होता है तो बेटा 2pz पहले आ जाता है, सिग्मा 2pz। तो अब जैसे O2 के लिए अभी हम लोगों ने देखा था, अगर हम O2 के लिए आपसे कहते 16 इलेक्ट्रॉन थे, तो O2 के लिए ध्यान से देखिए पीछे वाला सवाल, O2 के लिए पाई स्टार में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया था, पीछे ही वाला सवाल, तो वो एम्प्टी नहीं था। ठीक है ना। अब इसीलिए जब F2 में आएंगे तो F2 में 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो एक एक की जगह अब की बार यहाँ पे जो है एक एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। समझ में आ रहा है, पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन O2 और F2 दोनों में पाए जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है। अब यहाँ पे इससे 14 या 14 से कम है, तो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 में, ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 91 में। इन अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस टेम्परेचर ऑफ अ गैस, देखिए आपसे क्या कह रहा है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक शब्द दे दिया, Q0 हो गया है। तो अब यहाँ पे एक्सपेंशन भी है, तो अगर हम जानते हैं फ्लॉट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो डेल्टा U बराबर Q + W, समझ में आ रहा है। तो Q0 तो डेल्टा U बराबर W हो गया है। अब ध्यान से देखिए, एक्सपेंशन कह रहा है, एक्सपेंशन मतलब W निगेटिव होगा, बाय द सिस्टम होगा, वर्क बाय द सिस्टम होगा, ठीक है ना। तो अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो जो डेल्टा U है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। और ये जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ गई, टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 में चले जाएंगे, 91 में सेकंड ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, डेल्टा U ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। तो अगर आपसे ये कह रहा है कंबशन ऑफ मीथेन के लिए, और डेल्टा H की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो डेल्टा H की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो मीथेन का कंबशन आइए करा लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां से सबसे पहले डेल्टा NG निकालिए, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स देखिए कितने हैं, यहाँ पे हो गए 1 और -3, तो ये -2 हो गया। अब हम रिलेशन क्या जानते हैं, रिलेशन जानते हैं डेल्टा H बराबर डेल्टा U + डेल्टा NG RT। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा,
डेल्टा यू आपको कितना दिया है, -x दिया हुआ है ना। तो अब ये जो भी दिया हो, अगर ये वैल्यू प्लस है, ये वैल्यू का साइन कन्वेंशन प्लस में है, तो वो एडिशनल वैल्यू हो जाएगी, वो ग्रेटर देन डेल्टा यू हो जाएगी। लेकिन अगर यही वैल्यू निगेटिव है तो वो तो फिर कम हो जाएगी। तो ये -2RT इतनी वैल्यू कम हो रही है ना, तो जो डेल्टा एच है, वो जो डेल्टा एच है वो डेल्टा यू से कम ही तो होगा। अगर आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, डेल्टा एच बराबर यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा यू -2RT, तो डेल्टा एच तो कम हो जाएगा ना, मतलब डेल्टा यू बड़ा हो जाएगा। देख लीजिए 92 का थर्ड होना चाहिए, ठीक है, 92 का थर्ड हो जाएगा, आप इसको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 93, फॉर एन आइडियल गैस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग एन आइसोबारिक, तो यहां पे करेक्शन था, यहां पर बेटा आइसोकोरिक हुआ है। क्या हुआ है, आइसोकोरिक, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, फॉर एन आइडियल गैस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग एन आइसोबारिक प्रोसेस आपको बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं डेल्टा यू बराबर Q प्लस डब्लू। अब जैसे ही आइसोकोरिक हुआ तो जो वर्क डन है वो जीरो हो जाएगा, आइसोकोरिक के लिए W जीरो हुआ, तो W जीरो हुआ तो डेल्टा U बराबर किसके हो गया, Q के बराबर हो गया। तो यहाँ पर इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब दिया हुआ है, यही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे करेक्शन था सवाल में, आप देख सकते हो, आइसोबारिक की जगह आइसोकोरिक होना चाहिए था, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए 93 का सेकंड हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए आपसे क्या कह रहा है। 94 आपसे कह रहा है द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है वो 1 मोल के लिए होती है, सब लोग जानते हैं, है ना, 1 मोल बनता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इतना दिया। इफ 10 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 1 मोल में कितने, 1 मोल CO में कितने ग्राम होंगे, 28 ग्राम हो जाएंगे। तो कहता है 28 ग्राम CO जो है वो देता है कितना, -110.5 किलो जूल पर मोल, है ना, 1 मोल के लिए। तो 10 ग्राम के लिए पूछ रहा है, तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, तो -110.5 अपॉन 28 इंटू 10 ग्राम के लिए कितना होगा, 10 ग्राम के लिए -110.5 अपॉन 28 इंटू 10। आइए सॉल्व कर लेते हैं आपके सामने ही, है ना, आपके सामने ही सॉल्व करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले -110.5 इंटू 10, ये आया माइनस का 1105। 1105 इसको डिवाइड कर दीजिए 28 से, इसको 28 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है -39.4, -39.46 ये आ रहा है, -39.46 आ रहा है। तो देख लीजिए क्या कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, सेकंड ऑप्शन जो है वो मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 94 में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल मैच हो रहा है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए आगे दिया है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 3 जूल पर केल्विन, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस चेंजेस बाय 4 केल्विन, तो हीट सप्लाइड टू द गैस। तो यहां पर ज्यादा बेहतर होता हीट कैपेसिटी दिया होता, तो हीट कैपेसिटी बराबर डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी हो जाता। तो अब 1 के लिए कितना हो रहा है, 3, तो 1 केल्विन के लिए 3 जूल है, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। तो यहां से हीट कैपेसिटी की जब हम बात करेंगे तो डेल्टा एच बाई डेल्टा टी हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे ये देखते हो कि ये कितना दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, डेल्टा एच आपसे पूछ रहा है हीट सप्लाइड, और डेल्टा टी कितना है, ये 4 केल्विन है, तो डेल्टा एच हो जाएगा 3 इंटू 4 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ ये बेहतर होता, क्योंकि या तो फिर ये यूनिट में पर मोल यहाँ पे दिया जाता, ठीक है, यूनिट में या तो पर मोल दिया जाता स्पेसिफिक हीट के लिए, और उससे भी कर सकते थे अगर ये पर मोल दिया जाता, तो Q बराबर NCV डेल्टा टी से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो N हम 1 ले लेते और जो CV हो जाती तब उस समय वो
3 हो जाती, ठीक है, और जो टी है डेल्टा टी वो तो 4 दिया है, तो 3 इंटू 4 12 हो जाता, तो ज्यादा बेहतर होता हीट कैपेसिटी दिया होता, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया है, ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलें आगे। विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, है ना। तो वो हम सब लोग जानते हैं कौन कौन सी होती है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 होती हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए इन चारों में कौन सा यहाँ पे दिया हुआ है। सरफेस टेंशन नहीं, विस्कोसिटी नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 96 में। थर्ड नंबर में हम लोग चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 96 में, ठीक है ना। तो ये इस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है, वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में बात कर रहा है। तो वेंट ऑफ फैक्टर जो है वो इज अकाउंट्स फॉर एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट्स। बिल्कुल सही बात है बेटा, एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। आमतौर पे हम देखते हैं कि ग्रेटर देन 1 हो जाता है डिसोसिएशन के केस में, लेस देन 1 हो जाता है एसोसिएशन के केस में, है ना। जैसे NaCl है, अब वो डिसोसिएट हो रहा है Na प्लस और Na प्लस और Cl माइनस में, तो एक से कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, है ना। तो I बराबर होता क्या है, अगर कोई कह दे I बराबर होता क्या है, I बराबर होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो अगर NaCl था तो NaCl Na प्लस और Cl माइनस हो रहा है, तो इधर 1 था, इधर कितने मोल हो गए, 2, तो I बराबर क्या हो गया, 2/1, 2 हो गया ना। तो याद रखिए डिसोसिएशन में जनरली 1 ग्रेटर देन 1 और एसोसिएशन में लेस देन 1 होता है। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 में आ जाइए। क्या कह रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन आपको दिया हुआ है ना। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट 50 डिग्री सेल्सियस आपको ये दिया हुआ है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पर मोल ऑफ बेंजीन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम सब लोग जानते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर, ये जो है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ एनवीएस हो जाता है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के बराबर हो जाता है, सब लोग इसको जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप इसको देख सकते हो। तो डेल्टा पी, अब देखो प्योर कंपोनेंट के लिए क्या दिया हुआ है, प्योर बेंजीन के लिए 268 दिया है। तो अगर हम इसको निकालेंगे 268 माइनस और कितना दिया है, हाँ 167 दिया है, 167 दिया सोल्यूशन के लिए। तो 167 अपॉन 268, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। तो अब बराबर मोल्स ऑफ एनवीएस मतलब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ एनवीएस प्लस, अब यहाँ पे सॉल्वेंट के कितने मोल है, पर मोल है, तो ये +1 हमने मान लिया है। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 101 अपॉन 268, 101 अपॉन 268। अगर मैं इसको x मान लूं, x अपॉन 1 + x हो जाएगा। तो यहां से आपको x निकालना है। क्या निकालना है बेटा, यहां से x आपको निकालना है। तो अगर हम x निकालेंगे तो आप इसको देख सकते हो कि अगर हम लोग इसको देखते हैं, है ना, अब इसको सॉल्व करना है सिर्फ, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। 101 टाइम 1 + x बराबर 268x हो जाएगा, 268x हो जाएगा। तो 101 + 100, 101 + 101 x बराबर 268x हो गया, ठीक है ना। तो अब यहां से 167x बचेगा बराबर 101 के, तो x बराबर 101 अपॉन 167 बच रहा है। x बराबर 101 अपॉन 167 बच रहा है, ठीक है। 1 मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं। 101 अपॉन 167, तो 0.60 आ रहा है, 0.60,
0.60 आ रहा है, ठीक है। तो 0.60 आपको ये सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ, सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो 0.60 दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है, व्हाट इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.2 मोल्स ऑफ NaCl इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। आपको ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट आपसे इसमें इन्होंने पूछा हुआ है, तो बॉइलिंग पॉइंट आपसे इन्होंने पूछा है, तो सबसे पहले डेल्टा टी भी हमें आना चाहिए क्योंकि NaCl भी दिया है। तो डेल्टा टी बी बराबर I इंटू के बी इंटू एम, है ना। I कितना हो गया, 2 हो गया। के बी कितना है, 0.52 है। M कितना दिया हुआ है, अगर आप ध्यान दोगे M कितना दिया है, मोलैलिटी होती है। तो मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना। तो ये होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है ना, यही होता है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है, तो ये कितना हो जाएगा 1.04 इंटू मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं 0.2, तो 0.2 अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट 500 अपॉन 1000। तो ये 1/2 हुआ, ऊपर गया 0.4 हो गया, तो 1.04 इंटू 0.2 इंटू 2 0.4 हो गया। अब आप ध्यान से देखिए कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, ये है ना 1.04 इंटू 0.4, तो ये हो जाएगा 0.416। तो ये डेल्टा टी भी आ गया है ना। अब इसको 100 में आप ऐड कर दीजिए, आपको 100 में ऐड करना है ना। वैसे 100 में जब हम ऐड करेंगे तो 0.416, तो 100.416 आना चाहिए। यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन आपको दिया ही नहीं हुआ है, ठीक है। कोई भी ऐसा ऑप्शन आपको मेंशन नहीं है, आप देख सकते हो। हाँ, नियर अबाउट आंसर हम जरूर बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे तो फिर 0 मतलब ये सेकंड वाला है। लेकिन अगर अप्रोक्स हम बिल्कुल रियल वैल्यू पूछें तो यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो इसको बता रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है कॉमन हो जाएगा, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, हमने पूरा सॉल्व कर दिया है डेल्टा टीबी निकाल के। अब डेल्टा टीबी जैसे हमने निकाला, अब वहां से 100 में उसको ऐड कर दिया, क्योंकि हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना था, तो 100 में प्लस ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक। आइए, इफ 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट इज लोवर्ड बाई 0.3 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज अ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट के बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं था आपको। हम सब लोग जानते हैं डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम होता है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं, है ना। तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम होता है। तो अब ये मोलैलिटी है, अगर हम इसको 1 मिनट रुक जाएं, तो सबसे पहले एक्सप्रेशन ही हम निकाल लेते हैं। ये के एफ इंटू ये होता है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो के एफ इंटू ये हो जाएगा स्मॉल डब्लू अपॉन एम डब्लू, ये हो गया कैपिटल डब्लू, है ना, और अपॉन में 1000। तो पहले फॉर्मूला बना लेते हैं, लोग याद करते हैं, हम आपको ऐसे ऐसे ही आता है फार्मूला, ये आपको सिखाने का काम कर रहे हैं। तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन एम डब्लू इंटू कैपिटल डब्लू, एम डब्लू इंटू कैपिटल डब्लू। तो अब यहां से अगर एम डब्लू में निकालूंगा तो एम डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, एम डब्लू बराबर के एफ इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्लू। अब यहां पे वैल्यू रख दीजिए, के एफ की वैल्यू देखिए कितनी दी है 1.86, स्मॉल डब्लू की वैल्यू कितनी दी है, स्मॉल डब्लू ये 1 ग्राम है इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ कितना है 0.3, कैपिटल डब्लू की वैल्यू कितनी दी है 100 ग्राम। तो अब आप इसको
अगर सॉल्व करोगे तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 18.6, इसको इससे काटा 10 हुआ, 18.6 अपॉन 0.3, तो 18.6 अपॉन 0.3, 18.6 अपॉन 0.3, तो ये 62 आ रहा है बेटा। इसका आंसर क्या आ रहा है? 62 आ रहा है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना, 62 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका जो है 100 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन 100 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप इसको देख सकते हो। पहला क्वेश्चन नंबर आपसे देखिए क्या कह रहा है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। बिल्कुल सही फैक्ट है, मोलर कंडक्टिविटी जो है मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ बढ़ती है, क्योंकि आयंस जो हैं वो और फ्रीली मूव करते हैं, मोबिलिटी जो है उनकी बढ़ जाती है ना। तो अगर हम इसमें बात करते हैं कि जब ये डाइल्यूशन होता है तो डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाता है, और डाइल्यूट सोल्यूशन में आयंस जो हैं मूव कर जाते हैं, आयंस मूव फास्टर या आयंस मूव मोर, है ना। तो इससे क्या होता है, आयन की मोबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। आयंस की मोबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए आयन की मोबिलिटी इंक्रीज होती है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। ठीक, आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 102 आपसे कह रहा है रेजिस्टेंस आपको दिया गया है, रेजिस्टेंस ऑफ अ 0.1 m NaCl सोल्यूशन इन कंडक्टिविटी सेल 50 ओम एंड सेल कांस्टेंट आपको दिया है। व्हाट इज अ कंडक्टिविटी? ये हटा दीजिए, नहीं तो फिर मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी। कंडक्टिविटी आपसे पूछा है, आपसे जो है वो कप्पा पूछा हुआ है। तो कप्पा बराबर हम सब लोग जानते हैं कि सेल कांस्टेंट इंटू 1/r, है ना। तो अगर आपसे ये कहता है कि सेल कांस्टेंट ये कितना दिया है 1.25 इंटू ये 50 है, तो 1.25 अगर हम आपसे बात करते हैं 1.25 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आ रहा है 0.025। फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे 102 में, ठीक है ना। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 103 में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में देखिए, अगर हम ध्यान देंगे तो क्वेश्चन नंबर 103, द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो एक तो ये करता है, जो सर्किट है इसको कंप्लीट करने का काम करता है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का काम करता है। मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, और कंप्लीट तो करता ही है। तो कंप्लीट द सर्किट एंड मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, तीसरा ऑप्शन। बहुत सिंपल सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 104, अकॉर्डिंग टू कोलरॉश लॉ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन बाई। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल, हम सब लोग जानते हैं कि जो कैटायन और एनायन के इंडिविजुअल पार्ट होते हैं उनका सम कर देते हैं, उनकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसका सम कर देते हैं, ठीक है ना। तो सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन एंड एनायन, बहुत सिंपल सवाल है। कोलरॉश लॉ को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो बहुत सरल सवाल है, पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, द नस्ट इक्वेशन फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रोड इज गिवन बाई। तो सिंगल इलेक्ट्रोड अगर हमें दिया हुआ है तो ये जो है हम इसको जनरली रिडक्शन मानेंगे। तो अगर हम रिडक्शन मान के कर रहे हैं तो ये जो है इस तरह से हो जाएगा, और आप इसको देख सकते हो। तो सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं E0 बराबर E0 माइनस RT अपॉन NF LN, तो ये इसके लिए कंसंट्रेशन 1 हो जाता, तो 1 अपॉन Cu2 प्लस लिखते। तो इसका रिडक्शन हुआ है Cu2 प्लस का Cu में, तो ये नीचे चला गया, लेकिन ऊपर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो मैच हो। अगर यहाँ पे ये 1 अपॉन होता तो बिल्कुल सही हो जाता, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड दिया हुआ है तो कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन भी आपका कॉमन है,
ठीक है ना। अगर सेकंड ऑप्शन में 1 हो जाता तो डेफिनेटली हम लोग सही कर लेते, लेकिन वो ऐसा नहीं है, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड दिया था। बहुत लोगों को लगता है हम ऑक्सीडेशन भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग अगर ई नॉट हमको दिया जाता है तो हम एसआरपी मानते थे, तो हमने उस आधार पर रिडक्शन लेके ही कर दिया, लेकिन फिर भी हमें कोई ऑप्शन जो है नहीं मिला। इसलिए ये क्वेश्चन क्या होगा, ये क्वेश्चन भी कॉमन होगा और आपको इसके नंबर मिलेंगे। तो यहाँ तक बेटा आपने हमारे साथ देखा। इसके आगे का डिस्कशन जो है रिस्पेक्टेड उपेंद्र सर करेंगे, तो सर के साथ आगे के डिस्कशन को ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच। मुलाकात करेंगे फिर से अगले किसी सेशन में, फिर से अगले डिस्कशन में। थैंक यू सो मच। बेटा आज मैं पीसीटी 8 का डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 106 से करता हूँ। द स्लोप ऑफ ए ग्राफ ln के वर्सेस 1/t गिव्स। देखिए ये सवाल में आपको आर्हीनियस का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। log 10k इज इक्वल टू log 10a माइनस ये ओवर 2.303 RT। तो log 10k और 1/t के बीच में जो ग्राफ बनता है वो निगेटिव का बनता स्लोप, ये स्लोप होता माइनस ये ओवर 2.303 R के बराबर, ठीक। और अगर ln हटा देंगे तो 2.33 हट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये ग्राफ हमको एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करता है। तो बेटा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। कह रहा है रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर इन ए एंड फर्स्ट ऑर्डर इन बी। द ओवरऑल, देखिए इसमें जब ओवरऑल रेट कॉन्स्ट आपको बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो रेट ला ले लीजिए dx अपॉन dt इज इक्वल टू k a की पावर 2 एंड b की पावर 1, ठीक। और जो पावर होती हैं उनका जो सम होता है वो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करता है। तो देखिए a के रिस्पेक्ट में 2, b के रिस्पेक्ट में 1, यानी टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा कितना हो गया, टोटल ऑर्डर हो गया 3rd। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो गया बेटा, 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते 108 पे। कह रहा द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 500 केल्विन इज 4 टाइम्स इट्स वैल्यू 400 केल्विन, द एक्टिवेशन एनर्जी इन किलोजूल। देखिए इसमें क्या करिए, लॉग ऑफ बेस 10 k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू डेल्टा ई ओवर 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2 लगा दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप इसको ये लगाएंगे, ठीक है, तो यहां पर log 10 K2 कितना हो जाएगा, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 500 T1 पे हमको 4 टाइम्स दिया हुआ है, तो K2 अपॉन 4K2 कर दीजिए, ठीक। और R की वैल्यू 8.314 इन जूल में कर दीजिए, 1/T1 500 माइनस 1/T2 कर दीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक। तो यहां पर ये हो जाएगा log 1/4 इज इक्वल टू डेल्टा ई ओवर 2.303 इंटू 8.314 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है। तो जैसे ही इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते ही आपके पास इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसका आंसर 3rd हो गया। द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2.3 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स, व्हाट इज द इट्स ऑफ लाइफ। देखिए k इज इक्वल टू होता है 0.6932 अपॉन टी हाफ, ठीक। सॉल्व कीजिए 0.6932 अपॉन 2.3 इंटू 10 की पावर -4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे आंसर बैठ जाएगा पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ चलते हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 4.6 इंटू 10 की पावर -2 कर दीजिएगा यहां पर, इससे आंसर मैच करेगा, अदरवाइज आंसर नहीं मैच कर रहा था।
हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर 80% ऑफ द रिएक्शन टू डिकम्पोज इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी निकालना है और रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमको दी हुई है log 10 100 अपॉन 100 माइनस 80 कर दीजिए। ठीक है, ये log 5 बन जाएगा। k की वैल्यू आपके पास है log 5.6991 लगा दीजिए। ठीक है, या 0.7 कर दीजिए 14। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इससे आंसर ये वाला बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। द ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मेटल आयन इन सोल्यूशन इज 4.90 bm बोर मैग्नेटॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मेटल आयन। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला इसमें लगा दीजिए और इससे निकालिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। √n+2 यूनिट होती bm। ठीक, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इससे n की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होने चाहिए। ठीक, अब देखिए, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो इसके ऑप्शंस में थोड़ी सी दिक्कत, ये इसको 3d6 कर दीजिएगा। ठीक, अगर आप 3d6 का बनाएंगे तो देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे, तो इसका आंसर 3d6 कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स फॉलोज द ऑर्डर। देखिए 112 वाला क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको लर्न करना होता है। ठीक है, कि भाई किसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, किसकी स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का आपने फार्मूले या याद किया हो। ठीक है, तो इसमें बेटा सबसे ज़्यादा होता है CO, फिर Fe + Mn + Ti। तो बेटा इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, CO Fe Mn Ti। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस का लगभग बराबर होना, और वो स्टार्ट ही होता है 4D और 5D ट्रांजिशन सीरीज से। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाता है कि पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से 4D और 5D की एटॉमिक रेडियस लगभग बराबर हो जाती है, जिसको हम लोग लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसका आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि एटॉमिक नंबर आप Fe का ले लीजिए 26। ठीक, Cn जितने लिगेंड्स होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं। ठीक, तो 2 × 6, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। इसकी अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो x - 6 = -3, तो x = +3 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे -3 कर दीजिए क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो 26 और 12, 26 + 12 -3 कर दीजिए, ये आंसर आपका 35 आ जाएगा। और इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा बेटा, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Fe+3, Fe+2, Ce+4, Ce+3 आर 0.77 एंड 0.174, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल Ce+4 का ज्यादा दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए, जो जितना नीचे है उसका उतनी तेजी से रिडक्शन होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और वो उतनी तेजी से अपने से ऊपर वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो बेटा 115 वाले क्वेश्चन का अगर हम करते हैं तो 115 वाले क्वेश्चन में आपको देखना है कि कौन कितनी आसानी से ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो 115 का आंसर हो जाएगा बेटा सेकंड वाला, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, देखिए Kp और Kc तब बराबर होता है जब डेल्टा Ng के नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट बराबर हो। तो जहां पर भी फार्मूला क्या होता है, Kp = Kc RT⁻∆Ng। अगर डेल्टा Ng = 0 तो डेल्टा Ng 0, देन Kp = Kc।
तो इसका आंसर बेटा कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। 117 क्वेश्चन में द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन। देखिए कभी भी याद रखिएगा कि सॉलिड को कंसीडर इक्विलिब्रियम पे नहीं करते, उसका एक्टिव मास 1 ले लेते हैं। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। इसका आंसर मैच कर रहा है थर्ड, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K is 200, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा G नॉट एट 298 केल्विन। ठीक है, देखिए फार्मूला लगा दीजिए, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -2.303। अब R पे ध्यान दीजिएगा, किलो कैलोरी में है आंसर, तो 2 × 10⁻³ टेम्परेचर देख लीजिए, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 298 log of base 10 Kc इज द 200। ठीक, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो log 200 की वैल्यू log 2 × 100 करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 × 4 और लगभग उसको टेम्परेचर को 300 कंसीडर करके जाइएगा तो कैलकुलेशन आपको बड़ा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर क्या बन जाएगा 118 का, इसका आंसर बनेगा 2 3 4 क्या है log 312 और log 200 हो गया, log 2 + log 2 और 2.3 के आसपास, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 24। इसको आप सॉल्व करें तो इसका आंसर आपके पास किलो कैलोरी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा बेटा सही हो जाएगा? इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ द सोल्यूशन इज 2। pH का फार्मूला -log ऑफ बेस 10 H ऑफ पॉजिटिव। pH हमको दे दी गई 2, आप चाहो तो डायरेक्ट ऑप्शंस में भी रख सकते थे, आप चाहो तो H पॉजिटिव इक्वल टू एंटी-log 2 कर सकते थे, आप चाहो तो डायरेक्ट ऑप्शन में रख के दे देते। अगर आप सेकंड वाले ऑप्शन में रखते तो ऑटोमेटिक आपको pH खुद ही सॉल्व हो जाती कि pH 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 120, सॉल्विलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्ट MX4। देखिए MX4 टूटेगा M + 4 + 4x-। अब इसकी सॉल्विलिटी S ले लीजिए, इसकी हो गई 4s। ठीक, अगर KSP लगाएंगे तो S और बेटा इससे आंसर आ जाएगा पहला वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256 × S। अब देखिए कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू वर्नर कोऑर्डिनेशन थियर आर 2 काइंड्स ऑफ वैलेंसी। यहां 2 लिख दीजिए, काइंड्स ऑफ वैलेंसी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द सेंट्रल एटल आयन इज सेटिस्फाइड विथ एनायन। ये तो आप एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा बेटा हो जाएगा? पहला वाला, सॉरी थर्ड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ K3Fe, यहां पर बेटा इसको K2 कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा K2FeCN5NO, तो ये हो जाएगा पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल्फेरेट। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप चेक करें तो 5 2, ठीक है, और यहाँ NO की +1। ठीक है, चेक करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा पहला वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स विच हैज, देखिए जो विच हैज नो डी इलेक्ट्रॉन, देखिए जब कोई भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे बैठ चुका है प्लस पे, तो इसका उससे सारे इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। जब उससे सारे इलेक्ट्रॉन निकल चुके तो अपनी मैक्सिमम शो कर चुका है। अब यहां पर देखिए कोबाल्ट +3 में शो कर रहा है, ठीक, Fe +3 शो कर रहा है, क्रोमियम +3 शो कर रहा है,
Mn की चेक करिए, यहां पर Mn+7 है, तो Mn अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर यहां पर बैठा हुआ है। ऑक्सीजन की -2 होती है, आप चेक कर सकते हैं Mn की +7 आ जाएगी, और यहां पर Mn अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे बैठा है, इसलिए ये बेटा कोई भी d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा। क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ चलते हैं। इसका बेटा आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। 124 की तरफ चलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe एंड CO इज 6। देखिए ये बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बाई हो जाएगा, और तो 3 दूनी 6, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर हो गई 6, 3 ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गई। कह रहा था C2O4 एंड En आर बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक। कह रहा है बोथ एक्सट्रैक्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्सट्रैक्शन। ये बोथ एक्सट्रैक्शन एंड रीजन आर ट्रू, देखिए एक्सट्रैक्शन रीजन दोनों तो है तो सही एकदम, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन नंबर केवल Fe की यहीं पर 2 होती है या कोबाल्ट की यहीं पर 6 होती है, ठीक। तो ऐसा नहीं कि बाइडेंटेड लिगेंड केवल ऑक्सिलेटरी होता, और भी बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। तो ये एग्जैक्ट आंसर इसका रीजन नहीं दे पा रहा है, कॉन्सेप्ट एकदम सही बोल रहा है, ठीक। तो इसका आंसर बेटा कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते 125 की तरफ। 125 में भी वही है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। देखिए 125 क्वेश्चन को भी आपको लर्न करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा CO CN, CO सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर CN, फिर अमोनिया, फिर H2O, फिर F, फिर CN। इसको लर्न कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। इसका आंसर है थर्ड। 126 रीजन दैट कैन बी डिस्टिंग्विश अ सेट ऑफ बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला लिखा CHO, एस्टोफिनोन, COCS3। ये देगा बेटा कौन सा? ये आइडोफॉर्म टेस्ट, I2 और NaOH से रिएक्शन करेगा, COCS3 ग्रुप प्रेजेंट है। ये नहीं करेगा, लेकिन ये क्या करेगा? ये टॉलेंस करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा डिस्टिंग्विश के लिए? फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चले 127। फिनॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर करेक्टली इमेज। देखिए फिनॉल का ये फिनोप्थिलीन टेस्ट होता है, ठीक है। आपने इंडिकेटर वाले चैप्टर में थैलीन फिनोप्थिलीन उसी से बनाया जाता है, ठीक है। एसिटामाइड, देखिए बेंजाइल एमीन, बेंजाइल एमीन का जो टेस्ट होगा, अगर हमारे पास एक बार होता है कार्बिल फिडल क्राफ्ट होता, कार्बिल एमीन होता, सॉरी हमारे पास कार्बिल एमीन टेस्ट होता तो हम इसका सही मानते हैं, ठीक। और बेटा एजोडाई टेस्ट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास एनिलीन में होता है। तो इस और थैलिक एसिड फ्लोरेसेंस टेस्ट अलग चीज है। एसिटामाइड जो होता है वो क्या होता है? वो कार्बिल एमीन नहीं देता, ना ही थैलिक एसिड फ्लोरेसेंस। अगर एसिड की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट वाली बात करें, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा बेटा? पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 128 में, क्वेश्चन नंबर 128 में देखिए 128 क्वेश्चन भी लर्निंग क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो होता है कॉपर, ये सेकंड ग्रुप का है, ठीक है। और ये जो है ये क्या है? ये हमारा किस ग्रुप का होता है? ये हमारा फोर्थ ग्रुप का होता है, ठीक है। और जो बी हमारा बनता है, जो एल्युमिनियम और ये होता है, ये हमारा थर्ड ग्रुप का होता है, ठीक है। और ये हमारा फिफ्थ ग्रुप का होता है, ये फिफ्थ ग्रुप, ये हमारा इस ग्रुप का होता है, ठीक। तो अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा कि कौन सा, ये हमारा किस ग्रुप का हुआ? ये हमारा हुआ IV ग्रुप, ठीक। बी हमारा कौन से ग्रुप का हुआ? बी को चेक किया हमने, बी हमारा थर्ड ग्रुप का था, तो बी का आंसर कौन सा हो गया? सेकंड वाला, ठीक। मतलब बी ग्रुप कौन सा? थर्ड, ठीक। सी का ग्रुप कौन सा है? फर्स्ट, क्योंकि सी का सेकंड वाला था। और डी का कौन सा था? डी का हमारा ग्रुप, डी का आंसर हमारा फिफ्थ था, ठीक है। अब आंसर चेक कर लीजिए, तो मैच कर जाएगा आपका ए का ये वाला, बी का ये ग्रुप है ऑप्शन में, देखिए बी का सेकंड, हाँ ग्रुप थर्ड, ठीक है बेटा, ये थर्ड ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक है। सी का कौन सा था? ग्रुप 2, ये फर्स्ट उसका आंसर, ये ग्रुप 2 है इसका, ठीक है।
तो याद रखिएगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ। कैरक कार्बोक्सिल टेस्ट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ठीक है। अल्कोहलिक ग्रुप ल्यूकास टेस्ट हो गया। फिनोलिक ग्रुप फिनॉल वाला न्यूट्रल FeCl3 हो गया। और एमिनो ग्रुप कार्बिल टेस्ट हो गया, ठीक है। अब चेक करिए इसके आंसर पे, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 129 का फर्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। यहां पर बेटा AgNO3 कर दीजिएगा, इसको AgNO2 की जगह AgNO3। येलो प्रेसिपिटेट होता है, एज एंड ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन कंसंट्रेटेड अमोनिया सोल्यूशन, आइडेंटिफाई द एनाइन इन द सॉल्ट। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि AgCl सॉल्युबल होता है, AgBr कम सॉल्युबल होता है, AgI बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होता, ठीक। तो ये किसका टेस्ट होता है, ये हाइलोजेंस का टेस्ट होता है, ठीक है। फ्लोरीन की बात हम लोग नहीं करते, हम लोग बात किसकी करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। तो इसका बेटा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला। 131 पे मूव करते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग। देखिए हिंसबर्ग रीजन तभी होता है, तभी रिएक्शन करता है जब नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन की मौजूदगी हो। अगर एमीन वाले नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो वो फिर हिंसबर्ग टेस्ट नहीं देगा। तो देखिए टर्सरी एमीन में कभी भी नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए ये हिंसबर्ग टेस्ट को नहीं देता। तो इसका बेटा आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ मूव करते हैं। कह रहा विच ऑफ द विल गिव फाउल स्मेल व्हेन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉलिक KOH। देखिए जो एमीन्स होते हैं वो कार्बिल एमीन टेस्ट देते हैं, आपने पढ़ी होगी C2H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH गिव C2H5NC प्लस 3KCl प्लस 2H2O की रिएक्शन पढ़ी होगी। तो जितने भी एमीन्स होते हैं, जितने भी एमीन्स होते हैं कौन से, जिसके पास NH2 ग्रुप होता है, ठीक है, जितने भी प्राइमरी एमीन्स होते हैं जिनके पास NH2 ग्रुप होता है, ठीक है, प्राइमरी एमीन्स। तो देखिए जिनके पास प्राइमरी एमीन वो ही देते हैं, ढूंढिए प्राइमरी एमीन। प्रोपेनामाइन CH3 CH2 CH2 NH2। देखिए CH2 NH2 आराम से प्राइमरी एमीन दिख रहा आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। यहां पर देखिए मैं सीधे सीधे साथ ही साथ रिएक्शन लिखता चल रहा हूं। NH पहले बनेगा NHCOCH3, एनहाइड्राइड एसिटिक एसिड बाहर, Br2 आर्थो पैरा डायरेक्टिंग बनाओ, पैरा ऑक्युपाइड आर्थो बना के छोड़ दो। जब एक घर बंद है तो दूसरे ही घर में रहा जाए, चला जाए भाई, कहीं तो जिंदगी काटे। अब बेटा इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे एसिटिक एसिड बाहर, NH2 Br CH3 प्लस एसिटिक एसिड। आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ढूंढ लो भाई, ढूंढा जाए, ठीक है, NH2, ठीक है। तो कौन सा सही हो गया आंसर, इसका थर्ड वाला सही हो गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 134 की तरफ। करा एसिटिलाइड ऑन नाइट्रेशन फॉलोड, देखिए अभी अभी ये रिएक्शन मैंने बताई, ठीक है, कि अभी अभी इस रिएक्शन में क्या होता है कि अगर आप NHCOCH3 बनाकर इसकी एसिटिलाइड NHCOCH3 बनाकर हाइड्रोलिसिस करें और ब्रोमिनेशन नाइट्रेशन करें तो ये पैरा पे चला जाएगा, ठीक है। अभी चूंकि पीछे क्वेश्चन में पैरा पोजीशन ऑक्युपाइड थी, ठीक। तो मेजर प्रोडक्ट की अगर जब भी बात करी जाती तो पैरा, अगर नहीं है तो आर्थो भी बनता है, लेकिन आर्थो की परसेंटेज थोड़ा कम बनता है। तो बेटा इसमें तो सीधे सीधे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया फिर, ठीक है। नाइट्रेशन पैरा पे लगा दीजिए, ढूंढ लीजिए कोई ऑप्शन हो। और पैरा नाइट्रेशन में याद रखिएगा ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस कर दीजिएगा तो NH2 हो जाएगा, एसिटिक एसिड बाहर आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ। इन एनिलीन येलो, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही टेस्ट हिंसबर्ग टेस्ट की बात होती है, और ये टेस्ट जो होता है, इस टेस्ट में केवल वही लोग रिएक्शन करते हैं जिसमें पैरा पर NH2 ग्रुप मौजूद होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने दो जगह आर्थो पे भी यूज करने पर जब तक वो पैरा पे सामने नहीं आएगा तब तक उससे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड रिएक्शन नहीं करता। तो जो भी एजोडाइज बनते हैं वो पैरा पोजीशन से ही रिएक्शन करते हैं। तो 135 का आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 136, देखिए SN1 पूछा है, मोस्ट रिएक्टिव SN1 मतलब कार्बोकैटायन की SN1 मतलब कार्बोकैटायन पर ढूंढना है, स्टेबिलिटी ढूंढो कार्बोकैटायन की। यहां देखो प्लस, यहां देखो प्लस, यहां देखो प्लस, सब जगह से Cl हट रहा है यूं। ठीक, अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखो, यहाँ 3 और यहाँ रेजोनेंस भी है। ठीक है, यहाँ 2 5, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर 2 और फिर रेजोनेंस है। ठीक है, ऊपर वाले तो बेकार ही हैं, क्योंकि वो तो क्या है, वो उतने ज्यादा स्टेबल है ही नहीं, क्योंकि रेजोनेंस आ गया तो फिर दुनिया का कोई इसको हटा नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि वो मुकेश अंबानी बैठ गए हैं, तो उनसे बड़ा आदमी जल्दी जल्दी कोई होगा नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ मूव करते हैं। देखिए भाई, ये प्रोडक्ट ऑफ एसाइलेशन है, ये COCH3 बन जाता है, AlCl4 निगेटिव निकल जाता है, यहां पर भी COCH3 बन जाता है, यहां पर AlCl COCH3 इलेक्ट्रोफाइल बनता है। ठीक है, और एसिटिक एसिड निकलता है। यहां पर क्या होता है, 2 जगह OH लग जाता है, और जैसे ही इसको गर्म थोड़ा सा भी करोगे, हल्का सा भी, तो ये पानी तुरंत भगा देगा। एक कार्बन पे 2 टिकते नहीं हैं, तो बन गया देखिए COCH3। ठीक, तो सारी रिएक्शन क्या करेंगी, एस्टोफिनोन को जन्म दे देंगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? फोर्थ वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां पर बेटा एक्वस केओज की जगह एल्कोहलिक कर दीजिएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर परऑक्साइड लगा है तो CH3 एंटीमार को नीव का रूल लगा दीजिए, CH2 Br बन गया। फिर यहां पर बन जाएगा CH3, फिंकलस्टीन रिएक्शन कर दीजिए और NaBr बाहर निकाल दीजिए। ढूंढ लीजिए कोई आंसर मिल रहा हो। इसका आंसर पहला हो गया। 139 की तरफ चलते हैं। An ethereal solution of alkyl halide with sodium metal, the reaction is known as, बेटा इस रिएक्शन के ऑप्शंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर एक ऑप्शन बना लीजिएगा वुड्स रिएक्शन का। ठीक है, तो इसको ठीक कर लीजिएगा, इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेंट, बेटा इसको भी रन कर लीजिएगा, ये आपको NCERT में मिलेगा। CCl2F2 11 डाइफ्लोरोमीथेन जो होता है वो एज ए रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर PCT का 8 का डिस्कशन हुआ। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई क्वेश्चन में समस्या हो, प्रॉब्लम्स हो, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।